आज मैं आपके साथ बीएससी भाग तृतीय के प्रथम पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जिसकी प्रथम यूनिट से मैं प्रारंभ करता हूं अपनी बात। तो जहां तक क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम यांत्रिकी का सवाल है, इस क्वांटम यांत्रिकी के जो इतिहास में अगर हम पीछे जाते हैं तो इसके इतिहास में छिपा है कृष्णिका विकिरण प्रयोग। ये कृष्णिका विकिरण प्रयोग 1899 में किया गया था। ल्यूमर और प्रिंगस्टीन नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रयोग किया था। तो सबसे पहले कृष्णिका क्या है कि कृष्णिका वह वस्तु है जो अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण का अवशोषण कर लेती है और तप्त अवस्था में संपूर्ण विकिरण का उत्सर्जन कर देती है। यानी कि कृष्णिका वो पदार्थ है जो आपतित विकिरण का संपूर्ण अवशोषण कर लेती है और अपने अंदर के समस्त विकिरण का उत्सर्जन कर देती है। कृष्णिका के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा उत्सर्जक है और ये बहुत अच्छा अवशोषक है। अब ये जो प्रयोग किया गया था 1899 में ल्यूमर और प्रिंगस्टीन द्वारा, ये प्रयोग किया था। इन्होंने कृष्णिका को भिन्न भिन्न तापों पर गर्म करके, उदाहरण के लिए 450 केल्विन, फिर 800 केल्विन, 1000 केल्विन, 1250 केल्विन, 1400 केल्विन एंड सो ऑन, तो विभिन्न तापों पर गर्म करके जो कृष्णिका से विकिरण उत्सर्जित हुए, उन उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज्ञात की और प्रति इकाई तरंगदैर्घ्य के लिए ऊर्जा ई लैम्डा, यानी कि प्रति इकाई तरंगदैर्घ्य पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो ई लैम्डा ज्ञात करके लैम्डा और ई लैम्डा के मध्य ग्राफ खींचा गया। तो ये लैम्डा अक्ष है और ये ई लैम्डा अक्ष है, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा गया और ये ग्राफ कुछ इस तरह के आए। अलग अलग तापों के लिए अलग अलग ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब इन ग्राफ से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो निष्कर्ष इस प्रकार है। नंबर 1 कि लैम्डा बढ़ने के साथ ई लैम्डा बढ़ता है और मैक्सिमम होने के बाद घटता है, कि लैम्डा जो जो बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों ई लैम्डा बढ़ता जाता है, मैक्सिमम होता है और फिर उसके बाद घटता चला जाता है। दूसरा, ग्राफ व लैम्डा अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा प्रदर्शित करता है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ और इस लैम्डा अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल है, ये उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तीसरा कि ताप बढ़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है, कि ताप बढ़ने के साथ साथ इससे अधिक ताप है तो ये ग्राफ आया, इससे अधिक ताप हुआ तो ये ग्राफ आया। तो इस ग्राफ और लैम्डा अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है उत्सर्जित ऊर्जा बताती है। तो ताप बढ़ने के साथ उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है। चौथा निष्कर्ष था कि अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य ताप बढ़ने के साथ कम होता जाता है या बाईं तरफ विस्थापित होता है। तो हर ताप पर जो ग्राफ है, उस ग्राफ पर ये अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा और इसके संगत ये तरंगदैर्घ्य, ये अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा, इसके संगत ये तरंगदैर्घ्य, ये अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा, इसके संगत ये तरंगदैर्घ्य। तो ये जो तरंगदैर्घ्य है ताप बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, यानी कि बाईं ओर विस्थापित होता जाता है। पांचवा था कि लैम्डा टेंस टू जीरो, यानी कि लैम्डा जब शून्य की तरफ अग्रसर होता है या लैम्डा टेंस टू इनफाइनाइट, अनंत की तरफ अग्रसित होता है, तो दोनों ही स्थितियों में संगत ऊर्जा शून्य होती है। यानी कि ग्राफ को पीछे बढ़ाएं तो मूल बिंदु पे जाकर के जीरो पे मिल जाता है, और अंत में मिलाएं, अनंत की तरफ जाएं तो भी ये लैम्डा अक्ष से जाकर के ग्राफ मिल जाता है। अर्थात लैम्डा इक्वल टू जीरो और लैम्डा टेंस टू इनफाइनाइट दोनों ही प्रकार के विकिरण उत्सर्जित नहीं होते, यानी कि ऐसे विकिरण उत्सर्जित नहीं होते जिनकी तरंगदैर्घ्य शून्य हो या जिनकी तरंगदैर्घ्य अनंत हो, यानी कि निश्चित तरंगदैर्घ्य के विकिरण ही उत्सर्जित होते हैं। अब इस प्रयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इस प्रयोग के परिणाम और उन परिणामों की व्याख्या। तो उस समय उपलब्ध जो भी भौतिक शास्त्र के नियम थे, उन सब नियमों को इस पे लागू किया गया या अप्लाई किया गया और इसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई। तो जो पहला नियम जो लगाया गया इस पर, जिसकी सहायता से इन ग्राफ की व्याख्या करने की कोशिश की गई, वो था स्टीफन का नियम। तो जो स्टीफन का नियम है कि उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ये जो नियम है ये केवल उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा ही बताती है। तो इस ग्राफ के अन्य जो निष्कर्ष है, उन निष्कर्षों के बारे में ये जो नियम है ये शांत है, ये उसके बारे में कोई चीज़ें नहीं बताता। अर्थात ये इस प्रयोग की जो परिणाम है उस निष्कर्षों में से केवल एक निष्कर्ष की ही व्याख्या करता है, अन्य निष्कर्ष की व्याख्या नहीं कर पाता। उसके बाद दूसरा आता है वीन का नियम। तो वीन के नियम को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, अर्थात अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा
के संगत तरंगदैर्घ्य परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार ताप बढ़ने के साथ साथ लैम्डा कम होता जाता है। तो एक जो निष्कर्ष है कि अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य ताप बढ़ने के साथ कम होता जाता है, इसकी ये व्याख्या करता है। दूसरा है E प्रोपोर्शनल टू T5, उत्सर्जित ऊर्जा परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। तो ये जो दूसरा नियम का जो दूसरा भाग है, ये उत्सर्जित ऊर्जा के बारे में बताता है। और सामान्यतः ये उत्सर्जित ऊर्जा केवल अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा के संगत ऊर्जा ही है, जो कि T की पावर 5 के समानुपाती होती है। कुल उत्सर्जित ऊर्जा T की पावर 4 के समानुपाती स्टीफन नियम के अनुसार होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कई चीज़ें ऐसी थी कि जिसका व्याख्या इस वीन के नियम से भी संभव नहीं हुई। तो जो मुख्य बात ये थी कि लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा बढ़ता है, अधिकतम होता है और उसके बाद घटता जाता है। तो इस निष्कर्ष की व्याख्या वीन के नियम के द्वारा नहीं की जा सकी। तो वीन के नियम के द्वारा व्याख्या करने के लिए फिर इसमें प्रयास किया गया, इन नियमों में कुछ बदलाव करने की भी कोशिश की गई। ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 में अगर टी की जगह 1 लैम्डा रख दें तो ई प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा 5 हो जाता है। तो ये बताता है कि लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई घटेगा। लेकिन इस ग्राफ में दोनों भाग हैं, लैम्डा बढ़ने के साथ ई बढ़ेगा भी फिर घटेगा भी। तो ये केवल एक ही पक्ष बता पाया कि लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई घटेगा। वीन ने फिर इसमें एक और फंक्शन जोड़ दिया, एफ लैम्डा टी, और उसको कहा कि ये अज्ञात फलन है, जिसको बाद में उस वीन ने चर घातांकी माना और कहा कि a अपॉन लैम्डा 5 e की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा। लेकिन ये जो सूत्र उसने दिया, ये भी केवल प्रथम अर्धभाग की ही व्याख्या कर सका। अर्थात इसमें ये जब e की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा आ गया तो ये केवल प्रथम भाग की व्याख्या कर सका, अर्थात लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा बढ़ता जाता है। उसके बाद लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा कम होता है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। इसके बाद रेले और जीन्स, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिक ने प्रकाशिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके इस प्रयोग के निष्कर्षों की व्याख्या करने की कोशिश की। इन्होंने माना कि जो कृष्णिका है उस पर आपतित और परावर्तित किरणों में अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग बनती हैं, और इन्होंने अप्रगामी तरंग की ऊर्जा ज्ञात की। और ऊर्जा का जो सूत्र उन्होंने ज्ञात किया वो था ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये सूत्र केवल ये बता पाता है कि लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा घटता है। लैम्डा के अधिक एक विशेष मान पर ये अधिकतम हो जाता है, लैम्डा और बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में ये शांत रहता है, अर्थात केवल एक ही भाग की व्याख्या करता है, ग्राफ के आधे भाग की व्याख्या करता है कि लैम्डा बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा घटता है। केवल अर्ध भाग की ही व्याख्या कर पाता है। तो प्रथम अर्ध भाग है उसकी व्याख्या अपूर्ण रह जाती है। तो इससे केवल वक्र के द्वितीय अर्धभाग की व्याख्या संभव हो सकी, लैम्डा बढ़ने से ई लैम्डा घटता है। इस प्रकार उस समय तक ज्ञात सिद्धांतों के आधार पर स्पेक्ट्रम की संपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इस समय तक ये जो रेले जीन्स के नियम, वीन के नियम और स्टीफन के नियम ज्ञात थे, इन सारे नियमों को मिला करके भी इस कृष्णिका विकिरण के प्रयोग के जो निष्कर्ष थे उनकी व्याख्या संभव नहीं हो सकी। तो इसके बाद में 1905 में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक सूत्र दिया। उस सूत्र ने न केवल इस प्रयोग के परिणामों की व्याख्या की, बल्कि जितनी भी समस्याएं थी जिनका हल नहीं था, जैसे कॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उन सब की बहुत सरलता से व्याख्या कर दी। उसके बाद से क्वांटम सिद्धांत जहाँ भी लगाया गया, क्वांटम सिद्धांत ने हर समस्या की संपूर्ण व्याख्या की, और तभी से 1905 से क्वांटम यांत्रिकी का आविर्भाव होता है, और तभी से हम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को पढ़ते हैं। शेष अगले भाग में बताऊंगा। धन्यवाद।